बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़। सो ये जो भी आप नाम देना चाहते हैं, तो फोकस जिस बात पे है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि एजुकेशन की बातें बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन मैं आपको एक स्टार्ट में एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। उसको आप अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको काफ़ी अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अगर आप एज ए टीचर, एज आ लेक्चरर, एज आ एजुकेटर काम करना चाहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको इस पेशा के अंदर जाना चाहिए या नहीं। कुछ कहानी ऐसे है कि एक टीचर जा रहा होता है, बाइक पे होता है या गाड़ी पे होता है, तो उसका एक जगह पे मूड बनता है, इरादा बनता है कि क्यों ना कुल्फ़ी खाई जाए। तो वो सड़क के किनारे कुल्फ़ी वाला होता है, उसके पास जाता है, तो कुल्फ़ी का उससे रेट पूछता है और वो बड़ी खुशी से उसको जवाब देता है और वो पूछता है कि कुल्फ़ी कितने की दे रहे हो। तो वो बताता है कि सर जी, आपके लिए सबसे जो अच्छी वाली है वही आपके लिए, बाकी तो मेरे पास मुख्तलिफ़ रेट में है, 50 की है, 100 की है, 150 की है। तो वो हैरान भी होता है। वो कहता है चलें ठीक है, आप ज़रा अच्छी वाली जो है वो मुझे दे दें, और मेरे साथ मेरी मिसेस भी हैं, उनके लिए भी दे दें। 2-3 आप मुझे दे दें, जितने की भी वो ऑर्डर करना चाहता है वो लेता है, और वो अपनी फैमिली को खुद वो इंजॉय करने लगता है। और साथ में वो उससे बिल का पूछता है कि कितने इसके पैसे बने। वो कहता है सर आपके लिए पैसे कोई नहीं है। वो हैरान हो जाता है कि एक रेडी वाला जो बहुत लिमिटेड उसका रिसोर्सेज होते हैं, बहुत कम कमाई होती है उसकी, और उसके लिए इवन के एक जो आइटम है उसके अंदर 10-15 रुपए का मार्जिन होगा। तो इसने 2-3 जो है वो महंगी वाली कुल्फ़ियाँ मुझे दे दी हैं, और कहता है कि आपके लिए बिल कोई नहीं है, और कह भी रहा था कि महंगी आपके लिए, आपको महंगी वाली दूंगा। तो हैरान होकर पूछता है कि नहीं नहीं, आप बिल बताएं। कहते नहीं सर, आप जाएं, आप जो है ना, मुझे मिल गए, मुझे देख के बहुत खुशी हुई, तो मैं आपसे नहीं लेता। तो कहते क्यों, ऐसी क्या बात है? कहता सर आज मैं जहाँ जिस मकाम पे पहुँचा हूँ वो आपकी मेहनत का नतीजा है। अब ये एग्ज़ाम्पल, यानी कि वो उसका स्टूडेंट था, उस टीचर का वो स्टूडेंट था जो कुल्फ़ी बेच रहा था। अब दो इस चीज़ें इससे वाज़े होती हैं कि स्टूडेंट अच्छा है या बुरा है, ये तो अलग बात है। अगर उसने कोई कैरियर में बहुत मार्का मारा होता तो अलग बात है। अगर वो नहीं पढ़ सका था और कुल्फ़ी बेच के अपना रोज़गार कमा रहा था, तो वो उस पर मुतमईन भी था और टीचर की इज़्ज़त कर रहा था कि आपने मुझे पढ़ाया और मैं इस मकाम पे हूँ, यानी कि मैं एक इंसान बन के अपनी हलाल रोज़ी कमा रहा हूँ। वो उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल हो सकता है। अब टीचर के सामने तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो बेचारा नाकाम तरीन होता है वो मज़दूरी करता है, और उससे थोड़ा सा जो होता है वो कहीं आसानी से रोज़ी कमा लेता है, और कुल्फ़ी वाला भी तो मज़दूरी ही कर रहा होता है। तो वो टीचर जो है शर्म से अपने आप को जो है वो कोसता रह गया। तो बात ये है कि आपने एज अ प्रोफेशन जब बच्चों को पढ़ाना है, वो किसी भी लेवल पे हैं, वो छोटी क्लास में या बड़ी क्लास में, आप फ्यूचर की जनरेशन के साथ, उनके मुस्तकबिल की जो जुड़ी हुई उम्मीदें हैं उनके साथ आपका लेन देन चल रहा है। आप किसी के फ्यूचर को बना देंगे तो वो कहीं ज़िंदगी में कितना आसान रहेगा। अगर आप अपने प्रोफेशन पे सही तरीके से फोकस नहीं करेंगे, जो आपका मकसद है एज ए टीचर नॉलेज डिलीवर करना, अगर आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते तो कितने सारे लोगों का मुस्तकबिल ज़ाया हो जाता है। आते हैं अपने टीचर की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ, कि हमने एज अ प्रोफेशन जब नॉलेज डिलीवर करना होता है तो हमारे पास टीचिंग के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा, जब आप भी पढ़ते हों, हम भी पढ़ते थे,
तो कई ऐसे टीचर होते हैं जिन्होंने अपने टाइम में बहुत पोजीशनें ली होती हैं, बहुत उन्होंने मार्के मारे होते हैं, मतलब गोल्ड मेडल लिया या कुछ भी किसी तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन उनका नॉलेज देने का सही तरीका नहीं होता और सही तरीके से उनके लेक्चर की समझ ही नहीं आती। तो इस चीज़ का ताल्लुक़ कि टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स जो हैं ये नॉलेज के साथ हैं या जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से, ये हरगिज़ नहीं है। ये कभी भी मुस्तकिल नहीं है कि आपको बाय बर्थ जो स्किल्स दी गई हैं उसके मुताबिक ही आप पढ़ाएंगे, बल्कि आप मेहनत करके ये चीज़ें कर सकते हैं। आपने एक बेहतर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होती है जिससे अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज कन्वे करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो अहमियत वाली भी है, काम वाली भी है, और उतना पढ़ाएं जितना वो अब्जॉर्ब कर सकें। तो आपका मेथड क्या है ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई करते हैं जिससे बच्चे जो है वो एंगेज होते हैं बगैर उनको मार पिटाई किए, तो ये हो जाती है स्ट्रेटजीज़। सो टीचर को अपना मेथड भी ठीक करना चाहिए और जो ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए, नॉलेज डिलीवर करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए जो तरीक़ेकार अप्लाई किए जाते हैं उनको कहते हैं स्ट्रेटजीज़। तो स्ट्रेटजीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं, कोई एक फाइनल हरगिज़ नहीं है। मकसद ये है जो आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट उसको अब्जॉर्ब करके उसको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ याद कर ले और हमेशा के लिए उसको वो याद रहे। तो ये बेहतरीन आपकी स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और इस कोर्स के दौरान में हम इन सारी चीज़ों पे बातें करते रहेंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने इसको लेके चलना है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया, बैकग्राउंड बता दिया कि हम किस टॉपिक के साथ डील करने जा रहे हैं। सो अब हम इसी चीज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए, माइंड में रखते हुए चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। टीचिंग टेक्निक्स एंड methodology are fundamental components of the educational process aimed at facilitating effective learning and knowledge acquisition among students। कि जो टीचिंग का एक ओवरऑल फिनोमेना है, सिस्टम है, उसमें टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी बहुत बुनियादी जुज़्व है और ये तालीम का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें उस्ताद मदद करता है तालिब इल्म की कि वो इल्म हासिल करे, उसको रिटेन करे। दिस comprehensive कोर्स एक्सप्लोर्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। इस कोर्स में हम टीचिंग टेक्निक्स के बारे में भी और मेथोडोलॉजी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, हर पहलू पे बात करेंगे। एम्फिसाइजिंग देयर सिग्निफिकेंस इन द रियलम ऑफ एजुकेशन। और इसमें एम्फिसाइज किस पे किया जाएगा कि एजुकेशन में इसकी क्या अहमियत है, टीचिंग की टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी का। ओवरव्यू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। टीचिंग टेक्निक रेफर्स टू द मेथड, स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस। ये सारी चीज़ें हैं कि टीचिंग टेक्निक्स में इससे मुराद क्या होता है, टेक्निक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर लेते हैं। मेथड कि हम कहते हैं यार इस टीचर का मेथड बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ टीचर की अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि पहले वो थोड़ी सी उसको मिजाहिया बात करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, फिर उनसे कुछ सवाल करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, उनको पता हो या ना पता हो। फिर जब कुछ किसी को पता नहीं होता तो जब बात कर रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में तो स्टूडेंट उस चीज़ को गौर से सुनते हैं कि हमें तो नहीं पता था, अब जब टीचर बता रहा है तो फिर हमें सुनना चाहिए और लेसन के एंड पे दोबारा से वो फिर सवाल कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि एक दफ़ा तो वो इग्नोर कर देते हैं लेक्चर को, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाए बाद में लेक्चर होने के, तो अगर सही तरीके से जवाब नहीं देते तो अगली दफ़ा वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि अब टीचर इसके बारे में कोई ना कोई सवाल भी पूछेगा, लिहाजा मुझे फोकस होके ध्यान से लेक्चर लेना होगा। सो एंड अप्रोचेज एम्प्लॉयड बाय एजुकेटर्स टू इम्पार्ट नॉलेज। और इसके अलावा बहुत सारी अप्रोचेज़ होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं टीचर की तरफ से ताकि वो नॉलेज को इम्पार्ट करे, यानी कि अपने से नॉलेज जो उसके पास मौजूद है वो स्टूडेंट्स तक कन्वे करे। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक जो टेक्निक्स में आता है कि वो जो टीचर है उसको
उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट को इस काबिल बनाए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, खुद भी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ लेके चले चीज़ों को, कि कौन सा स्टूडेंट कितने इन्हमाक के साथ लेक्चर लेता है, कौन सा स्टूडेंट क्लास में डंडी मारने की कोशिश करता है, उसकी वजह क्या हो सकती है, उस वजह को एक्सप्लोर करना, उससे पूछना और उसके पेरेंट्स से डिस्कस करना, ताकि वो स्टडी की तरफ फोकस कर सके। एंड फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। सारे इस चीज़ का मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट को आसानी से इल्म हासिल करने के लिए, जिसके लिए वो आए हैं, वो डिलीवर किया जा सके और वो हासिल कर सके। दीज टेक्निक्स इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस। ये जो टेक्निक्स हैं कोई एक दो नहीं है, बल्कि एक वाइड रेंज है जो इसके ऊपर प्रैक्टिस की जा रही है या प्रैक्टिस की जा सकती है, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मैथडोलॉजी। इसमें ट्रेडिशनल का मतलब है जो पुराना सिस्टम है एजुकेशन का, वो भी होता है, एंड मॉडर्न मैथडोलॉजीज़ भी है। मॉडर्न मैथडोलॉजीज़ में उसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, टेक्निक्स आ जाती हैं, आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मॉडर्न हो जाएंगी। ट्रेडिशनल वो कि जो हम खुद भी आज से 20 साल पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। एंड आर टेलर टू सूट द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। मकसद क्या है? ये मकसद इसका है कि उन टेक्निक्स को, उन मैथडोलॉजीज़ को, वो मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, इस काबिल बनाना कि जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल है वो आ जाए, जिससे हर तरह का बच्चा एक क्लास के अंदर, मेंटालिटी उसकी किसी की लोअर होती है, किसी की बेहतर होती है, तो वो सारे उससे सीख सकें। ये सारा का सारा मकसद होता है। अब आगे लेके चलते हैं। टीचिंग मैथडोलॉजी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू दी, हमने क्या पहले टेक्निक्स पे बात की कि टीचिंग टेक्निक से मुराद क्या है। अब टीचिंग मैथडोलॉजी की अगर बात करें, टीचिंग मैथडोलॉजी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या होता है? 1 2 3 4, एक हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, सिस्टम से वो लेके चलती है। मैथडोलॉजी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द systematic and structured approach taken by teachers to design and deliver the lesson। ये एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें टीचर अपने लेसन को डिज़ाइन करता है कि मैंने शुरू में उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री बतानी है, उसके मीनिंग बताने हैं, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन बताना है और उसको सिखाना है, फिर उसकी एप्लीकेशन बतानी है। ये 4-5 स्टेप अगर अडॉप्ट कर लिए जाएँ तो ये डिज़ाइन कर लेता है टीचर कि मैंने किस तरीके से, एंड डिलीवर द लेसन, और अपने वो सब जो पढ़ाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, इस तरीके से वो कन्वे करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेंट, कि सही आपके पास कंटेंट होने चाहिए। अब मैं इंट्रोडक्शन के हवाले से जो बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैंने चीज़ों को कैसे अप्रोच किया है, आप इस पे फोकस कर सकते हैं क्रिटिकली, और इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि नहीं, इससे बेहतर और भी तरीका हो सकता था। ये है कि टीचर का ये काम है कि वो अप्रोप्रिएट कंटेंट ले जिस पे वो बात करना चाहता है, लर्निंग मटेरियल हो उसके पास, एंड असेसमेंट मेथड भी हो कि वो किस तरीके से स्टूडेंट को असेस करेगा। जैसा कि इस लेसन के बाद मैं आपको असेस करूंगा एक क्विज़ के ज़रिए से, तो असेस भी आपने करना है। दैट अलाइन विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। इसका मकसद क्या है कि ऐसा मेथड अडॉप्ट करना जिससे सारी चीज़ें बराबर में हो जाएं या एक लाइन में आ जाएं, जो लर्निंग का प्रोसेस या ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो सके। टीचर आता है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, सो ये एक प्रोसेस इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो सके, ये है मेथडोलॉजी। और टीचर ने अडॉप्ट करनी होती है, अपने लेसन के हिसाब से डिज़ाइन करना होता है, कंटेंट सिलेक्शन करनी होती है, कन्वे करना होता है, और उसके बाद उसको असेस करना होता है स्टूडेंट्स को। इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, अब दोनों की ओवरऑल कंबाइन हम बात कर लेते हैं। टेक्निक्स पे पहले बात की, मेथडोलॉजी पे अब बात की। अब दोनों की बात करें तो इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी एनकम्पास आ डायनामिक ब्लेंड। ये एक चीज़ नहीं है बल्कि एक डायनामिक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है जिसको आपने अप्लाई करना होता है ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़, कि किस तरीके से चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हैं, पढ़ाते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का एक डायनामिक ब्लेंड है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता बल्कि वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। और इसके अंदर क्या चीज़ आती है? क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं कि क्लास को आपने प्रॉपर्ली मैनेज कैसे करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितनी हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक का फ़ायदा हो सके। एंड द यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब कई सारे टेक्नोलॉजी भी है
जो मॉडर्न, यानी कि आपके बैक में स्क्रीन लगी होती है, आपके सामने स्मार्ट स्क्रीन लगी होती है, आपके पास इंटरैक्टिव स्क्रीन होती है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास बाकी जो है वो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं जो चीज़ों डिस्प्ले करते हैं, वीडियो के जरिए चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं। इसका मकसद क्या होता है? टू क्रिएट एंगेजिंग एंड इंटरएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि स्टूडेंट्स उसके अंदर डूब जाएं, सीखने के अमल में इतनी गहराई तक चले जाएं कि वो ऐसा समझें कि ये वाकई हकीकत में चीज़ें हो रही हैं, एंगेज इतना कर दें। और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट का इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोसेस हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर बात नहीं कर रहा बल्कि स्टूडेंट उस पर क्वेश्चन भी करे, वो अपना इंटरेस्ट शो करे कि वो पूछ क्या रहा है या टीचर किस बारे में बात कर रहा है, मज़ीद उसके ऊपर कोई उसका सवाल तो नहीं है। ये जब चीज़ें चलेंगी तो उसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हम बात करें कि इम्पॉर्टेंस के हवाले से, कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है। इफ़ेक्टिव टीचिंग प्लेज अ पिवटल रोल इन द एजुकेशनल जर्नी, कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग plays a pivotal role in the educational journey of students and contribute significantly to their academic process, personal growth and development। तो ये सारी चीज़ें कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है, इससे ना सिर्फ ये एक बड़ा सेंट्रल रोल है, पिवटल रोल है, जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं और स्टूडेंट के जो इल्म का सफ़र है या उसकी लर्निंग का जो सफ़र है उसमें बहुत अहमियत रखता है, और फाइनली उसको किस तरह से सिग्निफिकेंटली टू दियर एकेडमिक सक्सेस, कि वो कितने आसानी से अपनी एजुकेशन कामयाबी से हासिल कर लेता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी की भी ग्रोथ होती है, अदब व आदाब सीखता है, वो बेहतर शहरी बनता है और उसकी डेवलपमेंट होती है कि उसका माइंड स्ट्रांग होता है और फ्यूचर की डायरेक्शन जो उसने कैरियर अडॉप्ट करना होता है उस हवाले से उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। हियर आर सम की रीजंस हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। कुछ की रीजंस हैं जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है उसकी अहमियत वाज़े होती है। इससे क्या होता है, अगर आपके पास टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी का एक इफ़ेक्टिव सिस्टम है, इफ़ेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? इन्हेंस्ड लर्निंग आउटकम्स, कि नॉर्मली जब आप लेक्चर देते हैं बगैर तैयारी के तो उससे जो फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है, जबकि आप प्रॉपरली टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी को अप्लाई करते हुए लेके जाते हैं तो उससे लर्निंग का प्रोसेस बहुत बेहतर हो जाता है, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और उनका नॉलेज देर पा रहता है। वेल प्लान टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स लीडिंग टू इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम। अगला क्या फ़ायदा होता है? स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, कि अगर फर्स्ट ईयर टीचर ने रैंडमली आके लेक्चर दिया, स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड का नहीं बताया, थोड़ी देर के बाद उनको चीज़ें समझ आना ही नहीं ख़त्म हो जाएंगी। वो क्या करेंगे? टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स आपस में शरारतें कर रहे हैं और उनकी तवज्जो इधर उधर है। इस तरह से अवॉइड करना ज़रूरी है और टीचर को ज़रूरी है कि वो प्रॉपर टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी के साथ जाए ताकि जो स्टूडेंट है उसकी एंगेजमेंट रहे, उसका लर्निंग का प्रोसेस एंगेज रहे, वो स्टडी के दरमियान में कोई और ख्यालात ना आए बल्कि फुल फोकस के साथ स्टडी की तरफ ध्यान दे सके। एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस कैप्चर स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट, फोस्टिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंथुजियाज्म फॉर लर्निंग। अगला फ़ायदा इसका जो हो सकता है, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। जो स्टूडेंट के अंदर नॉलेज आता है, उसको चीज़ें समझ आती हैं, बुनियाद बनती है, वो आगे का सोच सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना उसके लिए आसान हो जाता है, फिनोमेनाज का, प्रोसेसेस का थ्रू लेक्चर, तो उसको एक मोटिवेशन मिलती है, वो नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है और इसके साथ साथ उसको कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर भी, अपने टीचर पर भी, अपने सब्जेक्ट पर भी। इफ़ेक्टिव टीचिंग बिल्ड्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम and intrinsic motivation, instilling a passion for continuous learning। इससे क्या है, उसको पैशन भी मिलता है एक कंटिन्यूस लर्निंग का। आगे चलें तो इम्पोर्टेंस के मज़ीद जो पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकेंगे, मैं ये अलार्म बंद करता हूँ। इंटरप्शन के लिए सॉरी। और हम बात कर रहे थे
इम्पोर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग के हवाले से और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, यानी कि टीचर को सिर्फ और सिर्फ एज अ होल क्लास के साथ साथ हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल कैपेसिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है वो देखा जाए कि काबिल स्टूडेंट भी उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, और जो नॉर्मल सा स्टूडेंट है जिसको चीज़ें मुश्किल से समझ में आती हैं उसको भी सही तरीके से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। इसके अलावा जो फ़ायदा है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो मेथड और टेक्निक्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फ़ायदा हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नॉलेज इंपार्ट करें, बल्कि उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल इन्हेंस करें, जिससे स्टूडेंट बहुत क्रिटिकली चीज़ों को सोचे, उसके प्रॉज एंड कॉन्स और उसकी हर पहलू के ऊपर फोकस करे, और लर्निंग के बाद जो स्टूडेंट है उसको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ जानी चाहिए, उसके अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो मेथड इस तरीके से समझाएं, इस तरीके से चीज़ों को लेके चलें कि हर चीज़ की बेस समझाएं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टूडेंट इतना स्ट्रांग हो जाए कि बाकी पूरी एक्सरसाइज के जितने उस तरह के क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सके। ये भी जो आप टेक्निक अडॉप्ट करते हैं या आप मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि जो आप तरीक़ेकार अप्लाई कर रहे हैं क्लास मैनेज वे से चले। ये नहीं है कि आपके कुछ स्टूडेंट्स बाहर वो रिसेस पे हैं, ब्रेक पे हैं, और आपने क्लास स्टार्ट कर दी, 5 मिनट उनके लेट होने की वजह से आपका जो बाकी 40 मिनट्स का जो टीचिंग का फ़ायदा कोई नहीं होगा। जब क्लास पूरी हो जाए, कोई भी स्टूडेंट मिस ना हो, तो आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करें और स्टूडेंट्स को एंगेज रखें। स्टूडेंट्स की अगर तवज्जो इधर उधर होती है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको अलहदा से आपने जो है वो करीब बिठा लें, या उसको अच्छे तरीके से समझाएं, या उसको जो भी प्रॉब्लम मेंटली चल रहा है, कई बच्चों को घर में परेशानी होती है, आपस में कई जो होते हैं बच्चों को आपस में मसाइल हो जाते हैं, तो उस चीज़ को पहले सॉर्ट आउट करें, फिर क्लास को लेके चलें। उसके बाद है ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी से जो स्टूडेंट के सारे मसले मसाइल हैं उनके नॉलेज को गेन करना, उनका अप्लाई करना, उनको नॉलेज को रिटेन करना, ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी पे भी इम्पैक्ट होना चाहिए, हर लिहाज से वो फ़ायदा दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक आधे पहलू पे। यानी हॉलिस्टिक का मतलब होता है मजबूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि कोर्स भी आपका कवर होता जा रहा है, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स का नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है, और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता जा रहा है कि आप स्टूडेंट को अच्छे तरीके से नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं। आगे चलें तो पर्पज़ ऑफ द कोर्स, इस कोर्स का पर्पज़ क्या है। डेफिनेटली एक आप एज ए प्रोफेशनल अपनी लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं या उसकी ख्वाहिश रखते हैं, तो उस हवाले से द पर्पज़ ऑफ दिस कोर्स इज़ टू प्रोवाइड एजुकेटर्स, जो मौजूदा एजुकेटर्स हैं, इसके अलावा एस्पायरिंग टीचर्स जो ये चाहते हैं कि वो टीचर बन जाएं, इसके अलावा एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स, कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कई ऐसे माइंड होते हैं कि वो एजुकेशन के एरिया के अंदर अपना कैरियर बनाएं, वो स्कूल कॉलेजेस की एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं या उसके अंदर बाकी स्टूडेंट को लेके चलना चाहते हैं। तो किसी तरह से भी वो एजुकेशन में स्टेक होल्डर है, विद अ कम्प्रिहेंसिव रिसोर्स दैट एक्सप्लोर वेरियस टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज़। तो ये जो है उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को साथ में हमने ये जो मेथड आपको अप्लाई करना है, तो ये इसमें टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो नंबर 1 क्या है, इससे फ़ायदा होगा फैमिलियराइज रीडर्स विद टीचिंग प्रैक्टिसेस, के जो रीडर्स हैं उनको टीचिंग की प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो इंटीग्रेट करना। द कोर्स ऑफर्स एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स टीचिंग टेक्निक्स, हम इस पूरे कोर्स में डाइवर्स टीचिंग टेक्निक्स पे भी बात करेंगे, रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इनोवेटिव अप्रोचेस, कि जो पहले वाला एजुकेशन का सिस्टम होता था, पुराना सिस्टम होता था, एक टीचर होता था, 5-6 क्लासेस होती थी गाँव में, तो उससे लेके आज जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप हुई हैं उन तक लेके आना है। इसके अलावा एम्फिसाइज द रोल ऑफ पेडागोजी, के जो टीचिंग का मेथड है इसकी अहमियत क्या है, बाय डेल्विंग इनटू द टीचिंग मेथोडोलॉजीज द कोर्स अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स इन शेपिंग इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कि क्लासरूम को बेहतर करने के लिए, क्लासरूम से बेहतर फ़ायदा देने के लिए टीचर को कौन सी
मैथडोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, वो कौन से उसूल हैं पेडागोजिकल जिनको अडॉप्ट करते हुए टीचर को अपने आप को इक्विप करके जाना चाहिए। इसके अलावा इंकरेज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। द नोट prompts educators to reflect on their teaching practices enabling continuous improvement and professional development। इससे क्या है कि टीचर की अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, उसकी अपनी पर्सनालिटी एज अ टीचर ग्रूम होती है, वो अपने प्रोफेशन के साथ ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ जाता है। प्रोफेशन तो मिल गया जब एज ए टीचर आपने स्टार्ट किया, लेकिन उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म तब आएगी जब आप चीज़ों को सही तरीके से सही टेक्निक्स के साथ जाएंगे। आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी कि एक टीचर की क्या वर्थ है। अब चलते हैं आगे, मज़ीद इसकी जो पर्पज़ है कोर्स का, एड्रेस स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी। आपकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो 20, 25, 30 की क्लास जो होती है उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। एक डाइवर्स माइंड बैठे होते हैं, फ्यूचर की जनरेशन बैठी होती है, तो आपको उनको डरा के नहीं हैंडल करना चाहिए बल्कि मोटिवेट करके, और उनके जो माइंड की रिक्वायरमेंट है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। कई सारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं टीचिंग के लिए, मैथडोलॉजीज हो सकती हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन हमने हर एक को इस तरीके से डिस्कस करना है जो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को पूरा करती हो, जो इंस्टीट्यूशनल या इंस्ट्रक्शनल जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर उसको आप हैंडल करें, और एक ब्लेंड आप तैयार करें जिससे आपकी क्लासरूम की सेटिस्फैक्शन लेवल वो बिल्कुल टॉप पे हो। कंक्लूड करें अब आज के अपने सेशन को, तो इन कंक्लूजन टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज फ्रॉम फॉर्म द बैकबोन ऑफ इफ़ेक्टिव एजुकेशन के जो टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजी है ये तालीम का एक ये समझे कि रीढ़ की हड्डी है, जिसमें प्रोवाइडिंग एजुकेटर्स विद अ टूल किट टू इंस्पायर, ये टीचर को इस काबिल बनाता है कि वो स्टूडेंट को इस काबिल बनाए, इंस्पायर करे, उसको एंगेज करे एंड एम्पावर देयर स्टूडेंट्स, और अपने तुलबा को मजबूत करे। थ्रू दिस comprehensive कोर्स एजुकेटर्स कैन गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड नॉलेज टू इन्हेंस देयर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, कि वो तालीम देने की जो उसका फ़न है, उसका हुनर है, उसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकता है। 10 नर्चरिंग अ जनरेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इक्विप्ड फॉर सक्सेस इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड, कि जो तलबा है उनको इस तरीके से उनकी ग्रूमिंग करें, इनकी नर्चर करें कि वो सारी ज़िंदगी उससे फ़ायदा उठाएं, और टीचर भी अपने सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसका एट क्लाइमेक्स हो, टॉप पे हो, कि उसने अपने तलबा को बेहतरीन तरीके से टाइम दिया, एंगेज किया, और जो लर्निंग का प्रोसेस था वो कम्प्लीटली और अपने सेटिस्फैक्शन लेवल तक पूरा किया। अब हमने ये चीज़ तो अंडरस्टैंड कर ली। अब हमारे कोर्स का जो डिज़ाइन होगा कि इसी तरह से लेक्चर्स के एंड पे हम एक क्विज़ सॉल्व किया करेंगे, और दूसरी क्विज़ जो इसके पैरेलल में होगी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके कोर्स में वेबसाइट पे ऐड की जाएगी। सो 1 पेपर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से अब आपने ये क्विज़ सॉल्व करनी है, और इस क्विज़ को सॉल्व करने के बाद कमेंट्स पे आपने अपने नंबर मार्क्स बताने हैं कि कितने आपने 10 में से हासिल किए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी कोर्स में से जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, उन्हीं में से सवाल होगा, व्हाट डू टीचिंग टेक्निक्स रेफर टू। टीचिंग टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, या टीचिंग टेक्निक्स किस चीज़ की तरफ रेफ़र करती है। ऑप्शन है क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, ऑप्शन बी है पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी है मेथड्स एंड अप्रोचेज़ यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू इम्पार्ट नॉलेज, ऑप्शन डी है स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स। सो राइट ऑप्शन सी है मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू इम्पार्ट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डज टीचिंग मैथडोलॉजी इन्वॉल्व। व्हाट डज टीचिंग मैथडोलॉजी इन्वॉल्व, कि टीचिंग मैथडोलॉजी क्या चीज़ इन्वॉल्व उसमें है। ऑप्शन है क्रिएटिंग क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, बी है डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग lessons systematically, ऑप्शन सी है incorporating technology in the classroom, ऑप्शन डी है evaluating student performance। सो ये आपने आंसर करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग लेसन्स सिस्टमैटिकली। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स
एम टू क्रिएट इफ़ेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स, उसका मेन मकसद क्या है, वो क्या चीज़ क्रिएट करना है, एम टू क्रिएट, उसका क्रिएट करने का एम क्या है। ऑप्शन है पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है कम्पिटिटिव एंड हाई स्ट्रेस क्लासरूम एटमोसफियर, ऑप्शन सी है एन एक्सक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट, ऑप्शन डी है अ ट्रेडिशनल टीचिंग इन्वायरमेंट ओनली। सो राइट ऑप्शन ए है पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, Why is student engagement important in effective teaching? Why is student engagement important in effective teaching? कि स्टूडेंट का एंगेज होना क्यों ज़रूरी है जिससे इफ़ेक्टिव टीचिंग की जा सके या टीचिंग के इफ़ेक्टिव होने के लिए। इट प्रमोट्स हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है इट फोस्टर्स अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ऑप्शन सी है इट कैप्चर्स स्टूडेंट्स अटेंशन एंड एंथुसिज्म फॉर लर्निंग, ऑप्शन डी है इट सिंप्लीफाइज द क्लासरूम मैनेजमेंट। So option C is right option. It captures students' attention and enthusiasm for learning. Next हमारा question number 5 है, what is the purpose of the provided document on teaching techniques and methodology? यानी कि ये जो हमारा कोर्स है इसका teaching techniques और methodology, what is the purpose of the provided course on teaching techniques and methodology? इसका मकसद क्या है। ऑप्शन है to promote traditional teaching practices, ऑप्शन B है to emphasize the importance of student diversity, option C है to provide educators with a toolkit for effective teaching, option D है to criticize existing teaching techniques. So right option हमारा right option C है to provide educators with a toolkit for effective teaching. Next हमारा question number 6 है, What is one key reason for employing diverse teaching techniques and methodologies? कि इन ऑप्शन दिए गए जो हैं उनमें से वन है की रीज़न जो दी गई हैं फॉर एम्प्लॉइंग डाइवर्स टीचिंग टेक्निक्स, कि जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं टेक्निक्स के या मेथोडोलॉजी के वो अप्लाई किए जाते हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है टू एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग differences and diverse students needs, option C है to simplify classroom management for teachers, option D है to reduce the needs for class for assessment and feedback. So right option हमारा जो है वो देखते हैं कौन सा है आपके ऑप्शन में से। So right option B है to address individual learning differences and diverse students needs. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, What role does critical thinking play in effective teaching? कि critical thinking का जो रोल है वो effective teaching में क्या है। ऑप्शन हमारे पास पहले देख लेते हैं। चलें इसमें तो आपने आंसर देख लिया। इट encourages students to think outside the box. It encourages students to think outside the box. It helps teachers design engaging lessons. C है it simplifies the assessment process. ऑप्शन D है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा हाथ लग गया था और डी ऑप्शन नहीं पढ़ सका। इट इंश्योर्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सक्सेस। दोबारा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, व्हाट रोल डज क्रिटिकल थिंकिंग प्ले इन इफेक्टिव टीचिंग। ऑप्शन है हमारे पास, इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, इट हेल्प्स टीचर्स डिज़ाइन एंगेजिंग लेसन्स, इट सिंप्लीफाइज द assessment process, it ensures standardized testing success. So right option A है it encourages students to think outside the box. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, which aspect of students development is not nurtured by effective teaching technique? कि which aspect of students development is not nurtured, कि कौन सा जो पहलू है वो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट के हवाले से वो नर्चर नहीं होता बाय इफ़ेक्टिव टीचिंग टेक्निक जो हम इफ़ेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। सो इसमें ऑप्शन है एकेडमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी है सोशल स्किल्स, ऑप्शन सी है इमोशनल वेलबीइंग, ऑप्शन डी है एथलेटिक एबिलिटीज़। सो राइट ऑप्शन जो है वो एथलेटिक एबिलिटीज़, क्योंकि वो टोटली फिजिकल के साथ रिलेटेड है, वो तो बाहर ग्राउंड में ही होगा,
इधर क्लासरूम में वो नहीं हो सकता। सो क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट हमारा, हाउ डज द कोर्स एम टू प्रमोट इफेक्टिव टीचिंग अप्रोचेस। इसमें ऑप्शन है बाय डिस्करेजिंग टीचर रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन बी है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑप्शन सी है बाय एक्सक्लूडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, ऑप्शन डी है बाय एम्फिसाइजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। राइट ऑप्शन हमारा बी है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हो उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपने कमेंट्स लाजमी तौर पर करने हैं अगर आप एंड तक लेक्चर को देख रहे हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल गोल ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, what is the overall goal of teaching techniques and methodology, कि जो टीचिंग की गोल और मेथोडोलॉजी हैं उनका मेन ओवरऑल पर्पस क्या है, गोल क्या है। व्हाट इज़ द ओवरऑल गोल ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। ऑप्शन है हमारे पास टू क्रिएट अ हाईली कम्पिटिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है टू एम्पावर एजुकेटर्स विद इफेक्टिव टीचिंग टूल्स, ऑप्शन सी है टू लिमिट द स्कोप ऑफ लर्निंग टू ट्रेडिशनल मेथड्स, ऑप्शन डी है टू फोकस सोली ऑन एकेडमिक ग्रोथ। सो राइट ऑप्शन हमारा देखते हैं इनमें से कौन सा है। राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है टू एम्पावर एजुकेटेड विद इफेक्टिव टीचिंग टूल्स। सो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हार्वर्ड एकेडमी के साथ रहिएगा और अपने इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प भी कीजिएगा और इसको आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स।